मास्टर हैं साउथ से, प्रेमनाथ जी, वो मुझसे मिले और हमारे सेंटर में रेगुलर कोई ना कोई आते थे। तो प्रेमनाथ जी ने कभी कहा मुझे कि क्यों नहीं रोज़ आप एक बच्चे के लिए प्लान करें, क्योंकि अब तक तो अब मेरे लाइफ में कोई दुख बचा ही नहीं। तो मेरे अंदर ये क्रेविंग भी ख़त्म हो चुकी थी कि मुझे ध्यान के द्वारा कुछ चाहिए। तो इसी बीच मेरा जाना बेंगलोर वैली में हुआ और वहाँ पे एक ग्लोबल कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आए थे और उनमें से भी किसी ने जब मेरे से बात किया तो उन्होंने कहा कि एक एंजल आपके साथ घूम रहा है, आप उस एंजल को यस कर दीजिए, वो वेट कर रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए। जिस दिन से मैं कंसीव करी मुझे पता चल चुका था कि मेरे अंदर में एक किसी अलग से वाइब्रेशन एनर्जी का एंट्री हो चुका है जी। और मैं फर्स्ट डे 1 से, जिस दिन से बेबी का इम्प्लांट हुआ होगा, उस दिन से मैं बेबी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर चुकी थी। नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर से फुलतुसी चक्रवर्ती जी से, एक उनका बहुत प्यारा नाम है रोज़, उनसे मिलते हैं। कैसे एक फूल अपने कांटों के साथ रहता हुआ भी हमेशा मुस्कुराता रहता है, हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है फुलतुसी जी आपका। नमस्ते। फुलतुसी जी, कितना अच्छा आपकी जर्नी हमने पिछले एपिसोड में सुनी कि आपने कैसे गुरुजी से मिले और अपनी यात्रा को आपने शुरू किया। जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया आपका, संसार और अध्यात्म दोनों में आप बैलेंस करके चल रहे थे। और उसके बाद आपका एक सपना और था, आपका बेबी का सपना, तो उसके बारे में हमें बताइए। ये सब करते करते अब 4 साल हो चुके थे, क्योंकि इस बीच हमारा मेडिटेशन सेंटर ओपन हो चुका था और मुझे समझ आ चुका था कि आनापानसती मेडिटेशन ही जन जन तक मुझे पहुंचाना है। वेजिटेरियनिज्म का इम्पोर्टेंस, क्योंकि तब तक मेरी बीमारी, मेरा सब कुछ, जो डिप्रेशन, सब कुछ ठीक हो चुका था और मुझे ये नहीं समझ आता था कि अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन या दुख नहीं था, क्योंकि हमारे घर में उस समय तक एवरी मंथ दवाइयाँ उस पर खर्च होते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे चीज़ अपने आप ख़त्म होने लगे। अब इसी बीच एक मास्टर हैं साउथ से, प्रेमनाथ जी, वो मुझसे मिले और हमारे सेंटर में रेगुलर कोई ना कोई आते थे। तो प्रेमनाथ जी ने कभी कहा मुझे कि क्यों नहीं रोज़ आप एक बच्चे के लिए प्लान करें, क्योंकि अब तक तो अब मेरे लाइफ में कोई दुख बचा ही नहीं। तो मेरे अंदर ये क्रेविंग भी ख़त्म हो चुकी थी कि मुझे ध्यान के द्वारा कुछ चाहिए। मैं ध्यान कर रही थी क्योंकि मैं ध्यान के द्वारा आनंदित थी और उस आनंद को लोगों तक बांट रही थी, और मेरे को पर्सनली अभी कुछ चाहिए ये मैं भूल चुकी थी। तो उन्होंने जब रिमाइंड किया कि आप इस बारे में सोचिए, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक आध्यात्मिक माँ जब आप बनेंगे तो आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आप जैसे बच्चे के लालन पालन करेंगे उससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये सोचना है इसके बारे में। तो मैंने बोला कि क्या ये मेरा सोल प्लान चेंज नहीं हो जाएगा, ये लाइफ तो मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्शियसली आप क्रिएट करिए, आपका जो भी अब सोल प्लान था आपने एक्सपीरियंस कर लिया, बेबी नहीं होने का दुख एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप बेबी को प्लान करिए। तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, चाहे ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसी बीच मेरा जाना बेंगलोर वैली में हुआ और वहाँ पे एक ग्लोबल कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आए थे और उनमें से भी किसी ने जब मेरे से बात किया तो उन्होंने कहा कि एक एंजल आपके साथ घूम रहा है, आप उस एंजल को यस कर दीजिए, वो वेट कर रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्यचकित कि ये उनको दिख रहा है, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे चल रही थी कि मैं आनापानसती ध्यान प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मैं इसका प्रचार कर रही हूँ। इससे ज़्यादा बहुत कुछ मुझे एक्सपीरियंसेस वैसे कुछ नहीं होते थे। अब जब उन्होंने कहा कि एक एंजल, मैंने कहा ये एंजल देख सकते हैं, ये मेरे बारे में देख सकते हैं कि मेरी लाइफ में कोई आने वाला है। तो उन्होंने एक हिंट मुझे दे दिया था। ये लगभग 2012 या 13 की बात होगी। और मैं जब वहाँ से लौटी और मैंने सोचा ओके, मुझे ये इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ना, यस मैं भी माँ बनना चाहती हूँ अब,
हाँ, और पूरी तरीके से मैंने एक्सेप्टेंस लाया कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि जब हम एक कंफर्ट जोन में आते हैं तो उस जोन में हमें ये समझना है क्या हम जो क्रेव कर रहे हैं उस चीज को संभालने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा कि अब मैं माँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके पहले तक मैं खुद मेंटली स्टेबल नहीं थी, मैं खुद क्रेव कर रही थी। तो मैं अगर धरती पे किसी को लेके भी आती, क्योंकि एक मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुका था हाँ जी, मेरे इमोशनल चैलेंजेस के कारण, अच्छा। तो शायद वो सही नहीं होता। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि यस अभी तो मैं काफ़ी जॉयफुल स्टेट में हूँ, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को धरती पे लेके आऊँ। तो मैंने यस बस कहा यूनिवर्स को कि आई एम रेडी। एंड 2014 में मिराकुलसली मैं कंसीव करी, जो कि बहुत सारे डॉक्टर सभी ने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते। और जिस दिन से मैं कंसीव करी मुझे पता चल चुका था कि मेरे अंदर में एक किसी अलग से वाइब्रेशन एनर्जी का एंट्री हो चुका है। जी। और मैं फर्स्ट डे वन से, जिस दिन से बेबी का इम्प्लांट हुआ होगा, उस दिन से मैं बेबी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर चुकी थी। और मैं बेबी के साथ बात करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था जब तक कंफर्मेशन नहीं आया था। और मुझे फील हो रहा था कि जैसे बुद्ध की माँ ने किया होगा या कोई बहुत बड़े महापुरुष की माँ ने कंसीव किया होगा, वो फीलिंग्स मुझे आती। तो उस समय मैं डॉक्टर जीके से भी कनेक्टेड थी, तो वो भी मुझे गाइड कर रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस को फील कर सकते हैं, तो आपके जीवन में वैसे ही मास्टर आने वाला है। तो मैंने उस समय सारे महापुरुषों को अनुभव करना शुरू कर दिया था, उनका बर्थ कैसे होता है, उनके माताओं के साथ क्या हुआ था, वो सब कुछ मैं, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान शुरू कर चुकी थी। और फिर धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस आने लगे और मुझे लगा कि मैं नॉर्मल कंडीशंस में रहकर मुझे कंटिन्यू करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और फिर बच्चे ने कहा कि मुझे आप जंगल ले चलो और जंगल और नेचर में रहना है। तो चूंकि ये मेरा प्रीशियस प्रेगनेंसी था, तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे कम हुआ कि नहीं आप कैसे अकेले रहोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको घर पे रहना है, केयर करना है। तो उस समय भी मैं बच्चे से कम्युनिकेट जब करी कि कैसे करना, तो बेबी ने कहा आप वेट एंड वॉच करिए, पेशेंस रखिए और आप मेरे फादर को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करना सीखिए, वो जो बोल रहे हैं उस समय आप रिएक्शंस मत दीजिए। तो मेरे लिए एक बड़ा एक पॉइंट था, पॉज वाला भी पॉइंट। एक बहुत बड़ा लेसन था कि एक बच्चा आपको गाइड कर रहा है। जी, उस समय तक मुझे लगता था कि मैं चूंकि आध्यात्मिक हूँ तो जो मैं कर रही हूँ सब कुछ सही सही चल रहा है। मुझे कोई अंदर से हिलाने वाला नहीं था। आध्यात्मिकता में जब हम एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हम सुपीरियर हैं, ये एक ईगो भी डेवलप होने लगता है। और मुझे समझ में आता है कि जब हम संसार में रहते हैं तो संसार के सारे लोग, हमारे भीतर में जो गड़बड़ी चल रही है उसको करेक्ट करना कि हम कैसे एक बुद्ध की तरह जी सके, उसके लिए ही चारों तरफ लोग रहते हैं। तो जैसे ही मैंने ये बच्चे से सीखा कि ओके मुझे एक्सेप्टेंस में जाना है, और कहा बच्चे ने कि मम्मा आप मेडिटेट करते रहो। 40 डेज मैंने फिर से संकल्प लिया और मेडिटेट किया। 40 डेज के अंदर में मेरा सारा प्रोग्राम, टूर प्रोग्राम, मैं उत्तराखंड में मैं जाके रहने वाली थी, सारा चीज़ मेरा सेटल हुआ और हस्बैंड ने भी स्मूथली सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चलिए ठीक है आप जाना चाहते हैं। तो इट वाज माय 4th मंथ प्रेगनेंसी। उस दौरान मैं उत्तराखंड वहाँ पे जाके पूरा समय व्यतीत की और मैं जंगल में, पानी में मैंने बहुत सारा समय बिताया और वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अद्भुत अनुभव हुआ। हम जानना चाहेंगे उन अनुभवों को भी। जी, मैं वहाँ पे पानी में रहने के लिए मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि माँ को निडर होना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय ओशो को पढ़ने लग गई थी कि एक माँ को क्या करना चाहिए इस दौरान में थ्रू आउट प्रेगनेंसी। पत्री जी भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लूट सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, मेडिटेट करें। मैं पिरामिड्स का यूज़ करने लगी थी और मैं कोई भी एक्सटर्नल कोई भी सप्लीमेंट, विटामिन कुछ भी नहीं लेती थी। ये बेबी मुझे खुद मना कर देता था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपसे मेडिटेट करिए। मैं पूरी पूरी रात मेडिटेट करती थी। तो मुझे वहाँ पे पानी में जाने का मन हुआ, तो सबने मना किया नहीं आप प्रेग्नेंट आप मत जाइए। अंदर से बेबी ने कहा मम्मा आप करेजियस मम्मा हो, आप सब कर सकते हो, जाओ आप पानी में, मैं हूँ आपके साथ। मेरे को ये आंसर मिला। और जब मैं अंदर गई और मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से बोला कि मम्मा पीछे सांप,
मैंने बोला अच्छा ऐसा है। मैंने जस्ट पीछे मुड़ के देखा और लिटरली मुझे एक पानी का जो वाटर स्नेक वो दिखा। मैंने कहा मतलब ये सारे कम्युनिकेशंस मेरे सही हो रहे हैं अभी तक। और फिर मैं धीरे धीरे करेज, क्योंकि बेबी ने पहले कह दी तो मैं करेज को मेंटेन करते हुए बाहर आई। तो उस दौरान मुझे लगा कि इसका मतलब एक माँ, वो जो बच्चा आ रहा है या उसके कोख में है, वो पूरे समय उस बच्चे के साथ है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि ये कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो बच्चे का एस्ट्रल बॉडी है वो माँ के चारों तरफ ही रहता है। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो माँ को प्रोटेक्ट करता है और माँ बच्चे को, इसीलिए माँ बच्चे की बॉन्डिंग बर्थ के बाद भी बहुत दिनों तक बनी रहती है। और ये मुझे मेरी बेबी ने बर्थ के बाद बताया कि आप मुझे छोड़ के ज्यादा दूर कहीं नहीं जाएंगे, मेरी एस्ट्रल बॉडी नहीं तो दूर चली जाएगी। तो वहां पे मुझे ये लर्निंग मिला कि जो भी माताएं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद किसी और के हाथ में बच्चे को दे देते हैं या जॉब में जाते हैं, तो वो बच्चे अबंडेंट फील करते हैं। सेकेंडली उन बच्चों पे किसी भी तरह अबंडेंस फील करते हैं, मतलब वो छूटा हुआ फील करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि वो अनाथ हो गए। अनाथ हो, हाँ, अब माँ तो दिन भर के लिए छोड़ के गई, अब वो बच्चा एकदम टोटली डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो मैंने इसका रीजन जाना कि जिन बच्चों को जो माँ अपने साथ में रख के परवरिश करती है कम से कम 7 सालों तक, तो माँ की जिम्मेदारी है पूरे समय बच्चे का देखभाल करना। बच्चे के साथ साथ वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकती है। ये सारा चीज मुझे मेरी बेबी ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद भी उसने बताना शुरू किया जी। कि क्यों बच्चा जब सो रहा है तो माँ को आसपास रहना चाहिए, कैसे उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो पूरी निकल के बाहर चली जाती है और माँ के रहने से वो एस्ट्रल बॉडी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगी, आसपास ही रहेगी। क्यों ये सब जरूरी है। तो ये कनेक्शन बनना फर्स्ट 7 इयर्स में माँ और बच्चे का क्यों जरूरी है, इसीलिए इसके बारे में हल्का सा बताइए कि क्यों जरूरी है। मेन मकसद तो हमें समझ आना चाहिए ना, मदर तो सभी बनती हैं जी, और सभी बच्चे भी पाल लेती हैं, कोई जॉब्स भी करता है, कोई घर में भी रह के, बट इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता, इतना समझ नहीं पाता। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी, बॉन्डिंग क्या करती है। जी। और हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे बॉन्डिंग बनाना है। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि मदर को फीडिंग टाइम में मदर को बच्चे के साथ रहना है। हम कई बार एक्सटर्नल फीड करने की हड़बड़ी में रहते हैं कि बच्चों को चलो अभी, क्योंकि मदर पूरे समय ऑक्यूपाइड रहती है और एक बच्चे को पालन पोषण करना इट इज ए फुल टाइम जॉब एटलीस्ट फॉर 7 इयर्स। ये भी मैंने सीखा कि आप बच्चे को जब पाल रहे हैं आपके साथ हैंड्स हो सकते हैं, आप जब थक गए हैं तो उस समय आपका बच्चे को कुछ देर के लिए वो देख सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से बच्चे से दूर नहीं हो सकते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं तो बच्चे की देखभाल कोई कर रहा है, लेकिन आप कहीं और जा रहे हैं। कई पेरेंट्स को, मदर्स को बहुत ज्यादा हड़बड़ी रहती कि मेरा बॉडी का शेप बिगड़ रहा है तो मुझे जिम जाना है, तो वो बच्चों को घंटों मेड के पास छोड़ के चले जाती। तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि इससे उस समय जो बच्चे और मदर का जो कनेक्टिविटी, जो एक इनविजिबल बॉन्डिंग के साथ वो कनेक्टेड है। ये मेरी बच्ची ने मुझे उस समय बताया कि सिल्वर कॉर्ड से तो हम अपने एस्ट्रल बॉडी से जुड़ते हैं, गोल्डन कॉर्ड से बच्चा और माँ जुड़ा रहता है। ये मेरी बेबी बाद में उसने सब क्लियर किया, मुझे पहले पता चल रहा था। तो जितना ज्यादा वो दूर जाएगा वो लोग डिस्कनेक्टेड होते हैं, ये भी पता चला। तो ये गोल्डन कॉर्ड क्या है? ये गोल्डन कॉर्ड मेरी बेबी ने नाम दिया, जो या उसने मुझे एजुकेट करने की कोशिश करी कि माँ और बच्चा इस कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, और जब माँ आसपास रहती है तो ये कॉर्ड की कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी रहती है। जब हम बच्चे को किसी और के पास छोड़ दिए तो बच्चा फियर अटैक्स में आना, बच्चे की जो उसका जो एथरिक बॉडी है वहां पे अटैक बहुत इजीली होता है। तभी आप देखेंगे छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि अरे इसको बाहर मत निकालो, उसको नजर लग जाएगी। ये सब बातें वही है कि अगर माँ और बच्चा एक साथ है तो वो एनर्जी फील्ड उनकी मेंटेन है, तो बच्चा काफी अच्छे से स्ट्रांग रहता है और बीमार नहीं पड़ता है। तो फीडिंग के समय बच्चे के साथ माँ को रहना है। जब बच्चा सोने जा रहा है, वो स्लीप मोड में है, उस समय भी माँ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जब बच्चा सुबह उठ रहा है उस समय भी उसकी माँ उसके पास होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इवन फॉर वर्किंग वुमेन बोलिए या घर पे भी। नहीं तो होता।
महिलाएं को ये बात तो में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है अभी आपका अंग है, 9 मंथ्स था, 9 मंथ के बाद भी वो इनविजिबली हमसे कनेक्टेड है। एटलीस्ट 7 इयर्स तक ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। तो माँ का हर इमोशंस बच्चा समझेगा, बच्चे का हर इमोशंस माँ से है। और ये 7 साल अगर माँ ने इतना समय बिता लिया, वो पूरी जिंदगी बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जो माँ और बच्चे के लिए कुछ भी हानिकारक हो। आज हम कहते हैं कि हमारा बच्चा टीनेज में बात नहीं सुन रहा है, हमारा बच्चा गैजेट्स में इतना क्यों है, क्योंकि वो फर्स्ट 7 इयर्स का जो कनेक्टिविटी वो आज की डेट में मिसिंग है। हर माँ बिजी हो गई है, वर्किंग वुमेन के साथ भी और हाउस वाइफ के साथ भी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो बिजी है। आजकल हाउस वाइफ के साथ भी एक और जो छोटा इंस्ट्रूमेंट साथ चल रहा है, मोबाइल, उसने बहुत बिजी कर दिया है माताओं को। वो उसमें अपनी एंटरटेनमेंट ढूंढती हैं बजाय इसी की समर्पण के अपने बच्चे के। और ये इसलिए मिसिंग है क्योंकि उनकी लाइफ में अध्यात्म नहीं है। मेरे साथ ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि मैं तब मेरे घर पे मैं ध्यान प्रचार शुरू कर दिया जी। मेरी बेबी एक तरफ सोती थी और एक तरफ म्यूजिक मेडिटेशन चलता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं समझना चाहती थी जब आप कह रहे थे कि मैं ध्यान कर लेती थी या उनके पास बैठती थी, तो बेबी भी पास होता था और उसके पास भी वो वाइब्रेशंस जाती थी। और वो थ्रू आउट द सेशन वहाँ पे क्लासेस होती थी, वो पूरे समय सोते रहती थी। वो इतनी सपोर्टिव और पूरे समय, जहाँ एनवायरनमेंट मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं रहता था, वहाँ बेबी मुझे खुद इंडिकेट करती थी कि आप यहाँ से मुझे ले चलो। तो इतना अच्छे से मुझे गाइडलाइन मिलता था और बेबी खुद मुझे ये गाइडलाइन देती थी कि आप और मदर्स को टीच करो, जैसी आप मेरे को परवरिश देने वाले हो, क्योंकि मैं तब तक जान चुकी थी कि इस बच्चे को मुझे फुल फ्रीडम देना है। तो आप और भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, आप उनको एजुकेट करो, आप घर पे क्लासेस कंडक्ट करो। तब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे, बट अर्ली मॉर्निंग में उठ के मेरे घर पे लोगों को मेरा बुलाना, सारा चीज, तो बहुत सारे लोग आते थे और वो कहती थी कि आप मुझसे भी अटैचमेंट मत रखो, मुझे जिसके पास रहना मैं रहूंगी, मुझे जब आपकी जरूरत है मैं आपके पास आऊंगी। तो टाइम पे फीड के समय वो पूरे आसपास वहीं रहती थी, फीड के समय मेरे पास आती थी। तो जो बातें वो कह रही थी कि मदर को कौन कौन से समय साथ रहना है, ये वो एक के बाद एक प्रूव कर रही थी। ठीक है। और खासकर जब मैं गुस्से में रहती थी उस समय मेरी बच्ची खुद मुझसे दूर रहती थी कि आप अपना इंटरनल गार्बेज मुझ पे मत करो, मेरी एनर्जी फील्ड, क्योंकि ये बच्चे अभी के जो है वो क्रिस्टल चाइल्ड है, तो ये लव वाइब्रेशन में रहना बहुत पसंद करते हैं। इनके लिए फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस ये मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब तक वापस मेडिटेट करके नॉर्मल नहीं होती तब तक मैं बेबी को अपने पास नहीं ले पाती थी। और ये माहौल पूरे चारों तरफ हमारे सबके साथ रहता था, जितने भी लोग हम ध्यान का काम करते थे, जिसका भी मूड ऑफ है वो बेबी उसके पास नहीं जाएगी। और वो अलग अलग तरीके से सबके साथ एक इनविजिबल कनेक्टिविटी बनाती थी जी। और हम सबके आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब आगे बढ़ रही थी कि आने वाले समय में ऐसे बच्चों को कैसे हमको पालना है, मदर को कौन सी फीलिंग में रहना है, मदर के अंदर में जो भी ग्रीड है, जो भी अहंकार है, ईगो है, वो कैसे उसको अपने आप को ओवरकम करना है। वो बेबी ने मुझे सजेस्ट करना शुरू किया, आप ओशो टॉक सुनो, मेडिटेट आपको इतनी देर करना है, ये सारा चीज मैं बच्चे के गाइडलाइन में करती चली गई। वेरी गुड। तो आपके इस ड्यूरेशन के अंदर आपको कुछ अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आए क्या? जी, मैं मतलब आपका बच्चा इतना डिले हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? ये जब मैं कंसीव करने चाह रही थी उस समय ही मैंने फुल मून मेडिटेशन शुरू किया। लेकिन उस समय मैं जानने की जब कोशिश करी तो मुझे ये पता चला कि पास्ट लाइफ में मैं बच्चे ठीक से नहीं पाल पाई और मेरे अंदर एक गिल्ट था कि शायद मैं बच्चे की परवरिश नहीं कर पाऊंगी। वो गिल्ट इस लाइफ टाइम में मुझे कंसीव करने के लिए वो ब्लॉकेज पैदा कर रहा था। अच्छा। लेकिन एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ था, बट पता चल गया था कि पास्ट लाइफ का गिल्ट इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जैसे जैसे 2.5 साल की बच्ची हुई और मेरे पास और भी बच्चे यंगस्टर्स आने लगे, तो उसमें से एक आई, करीब 21 साल की एक लड़की आई
और उससे मेरी अच्छी खासी और बॉन्डिंग बनने लगी और उससे भी मेरी बच्ची के साथ एक अलग सा अनुभव होने लगा। बट ये 21 साल की बच्ची के साथ मुझे लगता था कि ये मेरी ज्यादा बच्ची है, जबकि मेरी प्रीशियस बच्ची है, 10 साल बाद हुई है, तो मुझे वो डिटैचमेंट, और ये जो 21 साल की जो बच्ची है मेरे को उससे अटैचमेंट। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए कि वो बच्ची पूरे समय मेरी ही बातें सुने, मुझे ही सुनना पसंद करे। वो उसके घर वाले भी परेशान होने लगे कि अरे ये तो आपकी पूरी बात सुन रही है। अब मैंने उस पर एक दिन बोल सकते हैं रखा कि भाई अब मुझे साधना करके जानना है कि अगर हम जन कल्याण कर रहे हैं तो हमारे साथ किसी के जुड़ने से किसी की फैमिली में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इसका राज क्या है? अगर कोई परेशान हो रहा है, और मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, उस बच्ची को भी बड़ी खुशी मिल रही है, तो जब मैंने पता करना चाहा और कई बार और वो बच्ची को भी मैंने बोला कि आप भी मेडिटेट करिए, तो वो टीनेजर भी मेडिटेट करने लगी। तो हम दोनों ने पिरामिड वैली में ही एक साथ हमने डिकोड किया कि वो पास्ट लाइफ की वही बच्ची है जिसको मैंने लूज कर दिया था, और एक लाइफ टाइम में उसका मर्डर हुआ था, जिस फैमिली ने मर्डर किया तो वही फैमिली में इस लाइफ टाइम में वो पैदा हुई है। अच्छा। तो वो फैमिली के कारण जो मुझे तकलीफ पहुंची थी, इसलिए ये फैमिली से अब इस बच्ची का डिटैचमेंट हो गया। अब इस बच्ची को अपनी फैमिली का कोई भी अटैचमेंट नहीं रहा। तो व्हाट यू गिव दैट यू गेट, ये डेफिनेट है, चाहे आप करके भूल जाए चीजों को। चूंकि मैं मेडिटेशन में आ चुकी थी तो अब मुझे वो गिल्ट खत्म, अब मैं उन लोगों को माफ कर चुकी। लेकिन अगर मैं मेडिटेशन में नहीं होती तो शायद मैं उनके लिए अभी भी, मेरे अंदर भी नफरत रहता, क्योंकि जो पुराना कार्मिक अकाउंट है उसको मैंने तो बैलेंस किया नहीं था मेडिटेशन से। मैंने, क्योंकि एक और लाइफ टाइम में मैंने उनके साथ कभी गलत किया था, उन्होंने जो मेरा रिसेंट लाइफ टाइम था उस समय उन्होंने किया, इस लाइफ टाइम में उनके साथ वो ऑटोमेटिक हुआ, मैंने कुछ किया नहीं। ये बच्ची ऑलरेडी मेडिटेशन में मुझसे मिली, ये मुझसे अटैच होते जा रही है। पेरेंट्स को लग रहा है कि यस अब ये हमारी वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में हर कोई अपना कोई ना कोई लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड कर रहा है जी। आज आप किसी की मदर हैं, हो सकता है आप किसी और के फादर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन रह सकता है। तो आप अगर उसको पकड़ के स्टक हो गए तो वो आपकी परेशानी का रीजन बनेगा। तो ये केस उनके साथ हुआ, क्योंकि वो परिवार अभी तक मेडिटेशन में नहीं आई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो परिवार भी जल्द से जल्द मेडिटेशन में आए, तो वो भी अंडरस्टैंड करे कि हमारे पिछले कर्मों का फल ही हमको अभी मिलता है। और जैसे वो न्यूट्रलाइज होगा, मुझे लगता है वापस से सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो जब मुझे ये समझ में आया तो फिर मैंने समझा कि ओके, आप किसी के दुख सुख के कारण आप नहीं बन सकते, आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कैसे आप किसी के साथ कोई नेगेटिव रिएक्शंस नहीं देंगे। लेकिन आपके किसी कृत्य से कोई और दुखी हो रहा है तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। उसको खुद को ध्यान करके समझना पड़ेगा कि मैं सामने वाले से क्यों दुखी हो रहा हूँ। तो वैसे ही मैं जब धीरे धीरे ये स्थिति को समझी, मैंने अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाया, तो आज हम सब मिलकर एक साथ ध्यान का काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन उस लाइफ टाइम में वो जहाँ पे खत्म की थी, वो लाइफ आगे की जर्नी अभी हम लोग, वो एज ए मतलब मदर ही मुझे ट्रीट करती है, एज ए सारा चीज हम काम भी वही कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी हम अगर सोचते हैं कि चलो आज लाइफ टाइम में डिवोर्स दे दिया और मुझे इससे बेटर कुछ मिलेगा, आज हम ये परिस्थिति सही नहीं है, चलो इसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, आप जहाँ पे छोड़ेंगे आपको आगे वही से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। फुलतुसी जी, एक बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपका बचपन आपने बिताया, आपके पेरेंट्स थे, ठीक है, पेरेंट्स के साथ आपको वो प्यार नहीं मिला था, क्या आगे की लाइफ जर्नी में आपके पेरेंट्स आपको समझ पाए, या उनका भी आपका कुछ कार्मिक अकाउंट था जो आपने क्लियर किया? ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आया क्या? जी, मैं मेरे काफ़ी जो रिलेशनशिप में इश्यूज थे, मैंने उनको माफ़ करना सीखा, और मैंने समझा कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए यही ज़रूरी था। ऐसे मेरे हस्बैंड के साथ भी मैंने देखा कि एक लाइफ टाइम में उनको मैं उनके गुरु से मिलने नहीं दे रही थी। अच्छा। इसलिए इस लाइफ टाइम में वो मेरे साथ काफ़ी चैलेंजेस वो किए। जैसे मैंने ये अंडरस्टैंड किया और मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया कि चलो जो भी हुआ मैं माफी मांगती हूँ, और आपको मैं उस लाइफ टाइम में सपोर्ट नहीं कर पाई,
इस लाइफ टाइम में आप मेरे साथ जो भी कर रहे हो मुझे स्वीकार है, मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगी। तो धीरे धीरे अब सारा चीज वापस यू टर्न हो गया है, पूरा मेरे सपोर्ट में सारा चीज चल रहा है। और किसी भी प्रकार से वो जो कार्मिक का इफेक्ट था वो क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ध्यान प्रचार जी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो हो रहे हैं लेकिन मेरे पास अब उतना समय नहीं है उन सब चीजों के लिए समय निकालकर टेंशन में आने के लिए, दुख में आने के लिए। अब सारी चीजें स्मूथ लाइन हो गई हैं, सारे इफेक्ट्स थोड़े थोड़े होते जा रहे हैं और हम एक कार्मिक साइकिल से धार्मिक साइकिल में एंटर कर चुके हैं। अब मैं लॉ ऑफ कर्मा में मैं नहीं जी रही हूँ, मैंने सारे कर्मा न्यूट्रलाइज करके अब मैं कॉन्शियसली जी पा रही हूँ कि ओके ये रिलेशनशिप ऐसा है, ये मेरी बच्ची है, मुझे इसको कैसे सपोर्ट करना है, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरा रोल है मेरे लाइफ का। और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया, नहीं तो मैं इतनी ज्यादा आध्यात्मिकता में नहीं आती। थैंक्स आपने बाद में आके करना शुरू किया। यस, उस थैंक्स मेरे इन लॉज को भी दिया। अगर वो इन लॉज नहीं होते तो आज हमारे घर में एक बड़ा सा पिरामिड बना है, वो पिरामिड नहीं बन पाता। तो ये सारे रोल प्ले कर रहे थे और मैंने खुद ही इन सबको चुना था, हम सबका आपस का एग्रीमेंट था, ये समझ में बिल्कुल आ गया। तो कार्मिक से भी ज्यादा ये एग्रीमेंट हम लोग सबका जो ऑलरेडी हम करके आए होते हैं बट हम भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद। कार्मिक तब और क्रिएट करते जब हम इसको लर्न नहीं करना चाहते और ब्लेम करते। यस, तो आपको ये चीज समझ आ गई कि हम जब जैसे धरती पर आने से पहले प्लान करती है सोल कि मुझे ये अपने पात्र चुनने हैं, कोई परिवार का हस्बैंड बनता है, कोई माता पिता, कोई सास ससुर, कोई बच्चे, परंतु इन सबके साथ हम यहाँ आने के बाद धीरे धीरे बहुत बार भूल जाते हैं। तो एक जब हम अध्यात्म की ओर अपना रास्ता मोड़ते हैं, कभी कभी तो हमें कंपल्शन दी जाती है उस तरफ मुड़ने के लिए, ताकि जो हम प्लान करके आए हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएँ, रिकैप कर पाएँ। और रिकैप करने के साथ साथ जब हम ध्यान में आ गए और अपनी अध्यात्म यात्रा को और समझा, वैज्ञानिक तरीके से समझना शुरू कर दिया, तो हमारी यात्रा और ज़्यादा फास्ट हो जाती है और ट्रांसफॉर्म होना हमारी आत्मा शुरू कर देती है। और जिसको कुछ भी समझें कि हम अपने कर्मास को पूरा कर चुके हैं इसलिए उस यात्रा पे चल रहे हैं, परंतु ये सब हमारी यात्रा के एक पार्ट हो जाता है। तो आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि स्पिरिचुअल मदर कैसे होनी चाहिए और कैसे आपने उसको संभाला, और वो बच्चा भी स्पिरिचुअल चाइल्ड बन गया जो आज फिर तैयार है और बच्चों को भी सिखाने के लिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब वो इस तरीके से इतनी मैच्योर हो चुकी है, चाहे छोटा ही है बट फिर भी सिखाने के लिए तैयार है। तो आपके जीवन में हम आपकी सेवा बहुत आप बता चुके, बट हम इसके ऊपर और प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहेंगे। कैसे आप अपने घर से निकल कर जन जन तक पहुंच रही हैं, कैसे आप उसको करते हैं? इसमें मुझे जितना बेनिफिट PSSM के जो 18 सूत्र हैं उनमें से जो मैक्सिमम सूत्रों को मैंने अपनाकर इससे सीखा। तो जैसे जैसे मैं ध्यान खुद करती गई, दूसरों को करवाती गई, और उसमें ही लगता था कि ट्रैकिंग करना चाहिए, टूर्स पे जाना चाहिए, तो मैं समझने लगी कि इसका मतलब है कि इसके साथ साथ भी हम ध्यान प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि मुझे खुद घूमना बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मुझे मेरे हर एक मोमेंट के थ्रू लोगों तक मेडिटेशन कैसे पहुंचे, तो ये इंटेंशन, ये संकल्प मैं हमेशा रखती गई और मुझे ऐसे मौके मिलते चले गए। तो अभी जहाँ पे भी कोई अगर इनवाइट कर ले तो हम वहाँ पहुँच जाते थे। और इसमें हम कभी ये नहीं सोचते थे कि कोई बड़ी क्लास रखे, छोटी क्लास रखे, हम सोचते थे कि 2 इंसान भी हो, 3 भी हो। तो पत्री जी कहते हैं कि आप उसको सिखाइए ध्यान। किसी के घर में गए आप कुछ वक्त बिताए, वहाँ पे आपने खुद कुक किया, खुद बैठे और कुछ देर आपने अपनी आदान प्रदान की अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो भी एक क्लास की तरह है। लेकिन हम जब एकदम इंटेंशन रख लेते हैं बहुत बड़ा कि नहीं अभी तो बड़ा ही चाहिए, तो फिर डिफिकल्टी आती है। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि बड़ा क्या होगा, मैं सोचती हूँ बस मुझे निकलना है, चाहे वो पैम्पलेट बांटने निकलना है,
चाहे नए लोगों से मिलने के लिए निकलना है। तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, इसलिए मैं इसके थ्रू बाहर निकल निकल के ध्यान प्रचार का काम मैं बहुत आसानी से कर पाती हूँ। और इससे बेनिफिट ये होता है कि मेरे अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट, एक इवोल्यूशन अलग तरीके का शुरू हो जाता है जब आप नए जगह में नए लोगों के साथ। और हमेशा मुझे ये बहुत पसंद है जब पत्नी जी कहते हैं कि जो आपको मिले आप उसमें संतुष्ट रहें। तो अगर आप सही पाथ में हैं तो लोग आपको उतना लव भी देंगे, केयर भी करेंगे, 2 वक्त की रोटी भी देंगे। तो समय समय पर एक आध्यात्मिक यात्रा में अगर आप सही चल रहे हैं, ये चेक करने के लिए आपको अननोन रीजन में भी आपको जाना है। तो ये मेरा पैशन बन चुका है और मैं यहाँ पे पत्री जी को ही श्रेय दूंगी, क्योंकि मैंने उनसे ये ट्रैवलिंग और ये कैसे लोगों के साथ रहना है ये मैंने उनसे सीखा है। तो कहते हैं ना कि आप जिसको फॉलो करते हैं आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें वैसी होने लगती हैं। तो अब मेरे लिए बैरियर नहीं है कि बस अब मेरी बच्ची अब थोड़ी बड़ी है तो उसके स्कूल देख के अब मैं चीज़ों को करती हूँ। अब कुछ 2 साल ऑनलाइन हो गया तो फिर मुझे मौका मिल गया। तो बोलते हैं ना कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी, आस्क एंड इट्स गिवन। तो मुझे लगता है कि मैं घर पे हूँ तो घर पे ध्यान प्रचार करूँ, मैं मार्केट निकली हूँ तो मार्केट में कोई मुझे मिल जाए, मैं अपने बच्चे के स्कूल में भी जा रही हूँ तो वहाँ पे भी पेरेंट्स को मैं सिखा सकूँ। तो मेरे माइंड में एवरी टाइम मेडिटेशन को मैं कैसे लोगों तक पहुँचा सकूँ, या वेजिटेरियनिज्म का क्या वैल्यू है, या मेरी बच्ची को भी देख के किसी के अंदर में मेडिटेशन का ही इंटरेस्ट आए, ये सतत मेरे अंदर एक चलता रहता है। तो कहते हैं ना कि जो आप सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे, वही सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो मेरे दिलो दिमाग में और कुछ भी नहीं है, जब भी मैं सोचती हूँ यही सोचती हूँ। मेरी एक सांस भी मैं अगर ले रही हूँ छोड़ रही हूँ तो उसमें वाइब्रेशन मेडिटेशन का ही है सबके जीवन में। तो मुझे तरीके और मौके मिलते जाते हैं। कई बार लोग इस बैरियर में आ जाते हैं कि मैं तो गृहिणी हूँ, मेरे पति मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास तो फाइनेंस नहीं है। मैंने ये सारा चीज़ फेस किया। जब आप भीतर से बदलाव लाएंगे, क्योंकि जब आप खुद में कुछ कमी रख रहे हैं तभी आपको वो परिस्थितियाँ आएंगी। तो वो परिस्थितियाँ आ ही रही है चेक करने के लिए कि आप कहीं खुद से वो कमी तो नहीं रख रहे हैं। आप अपने आप में वो सोच रख रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ही आपके साथ ऐसा होगा। तो फाइनेंस बोलिए या पति का सपोर्ट बोलिए या फैमिली का सपोर्ट, अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं ध्यान प्रचार का काम जन कल्याण के लिए कर रही हूँ, मेरे को इससे बेनिफिट मिला है, मेरी लाइफ बदली है, आज मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ अपने जीवन में, मेरे बच्चे को मैं कोई दवाई नहीं दे रही हूँ, मैं इतना एंजॉय कर पा रही हूँ बच्चे के साथ, तो क्यों ना और दूसरी महिलाओं को मैं मदद करूँ। ये जब मेरे अंदर चल रहा है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं लगता कि हड़ल बनेगी, क्योंकि मेरे अंदर अभी यहाँ देने का चल रहा है। तो आपको अपने मेडिटेशन के जो स्प्रेडिंग है उसमें जन कल्याण को प्रायोरिटी में रखना होगा। बाकी तो एंजॉयमेंट हो सारी चीज़ें फिर उसका बाई प्रोडक्ट है। तो ये लाइफ मेडिटेशन के साथ साथ मेडिटेशन स्प्रेडिंग का इतना मज़ेदार है, ये नेवर एंडिंग जॉय है। और ये सब मैंने PSSM में रहकर ही सीखा है, पत्री जी को देखकर ही सीखा है कि हम हर चीज़ बेस्ट कर सकते हैं अगर हम मेडिटेशन की स्प्रेडिंग में हैं। तो आपके साथ कोई कमी कभी नहीं होगी। तो आप अगर अपने आप में टेंशन में है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप जो कर पा रहे हैं उतना करिए। आप घर में रहकर पैम्पलेट के बारे में आप पैम्पलेट बांट सकते हैं, ऑडियो बना के दे सकते हैं, कोई बुक पढ़ के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब तक आप अपने माइंड के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे हैं, घर में रह के प्रचार प्रसार का काम करिए। जो आपकी लिमिटेशंस हैं उसी के दायरे में रहिए, फिर वो दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपकी टेस्टिंग खत्म होने के बाद। और कुछ लोग कई बार कहते हैं कि मैं इतना ही कर पाऊंगी, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो सारा चीज़ आप अपने भीतर चेक करिए कि आपको एक चीज़ में स्टक नहीं होना है। आप बैरियर अपना खुद लगा रहे हैं कि मैं ध्यान ही सिखाऊंगी। नहीं, आप अगर ध्यान नहीं सिखा पा रहे, जो सिखा रहा है आप उसको मदद करिए। आप मैगजीन में मदद कर सकते हैं, कोई मैगजीन बन रहा है, आप अपना कोई बुद्धि का आपका बुद्धि है जिसमें आप टेक्निकली सपोर्ट कर पा रहे हैं, आप घर बैठ के वो कर सकते हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं, हम लोग अभी सबको इनकरेज ही कर रहे हैं कि आप घर बैठे मेडिटेशन क्लासेस कैसे ले सके। तो महिलाएं अब जूम चलाना सीख चुकी हैं,
सारे लोग लैपटॉप ऑन करके अपनी घर में ही म्यूजिक मेडिटेशन शुरू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा ध्यान का कंट्रीब्यूशन है। हमें समझना है कि कोई छोटा बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कुछ लोग को लगता है कि हम पैसे देंगे तो ही कंट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपके पास जब जो चीज़ है आप उससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं अगर कहीं ट्रैवल नहीं कर रही होती हूँ तो मैं घर में रह के क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो उनके साथ, लोगों के साथ मिलकर के उनकी लाइफ में वो और क्या करें कि वो भी, मैं जैसे एक मास्टर की तरह आज जी रही हूँ लाइफ, तो वो लोग भी अपनी लाइफ को एक मास्टर की तरह कैसे जिए जी। वो किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, कोई ब्लॉकेज में वो प्रेशर में ना रहे। कई बार लोग ध्यान प्रचार करना चाहते हैं क्योंकि उनको किसी चीज से बाहर आना है। तो ध्यान और ध्यान प्रचार आप केवल उसी के लिए करें, किसी चीज को पाने के लिए ना करें। ये भी मैंने सीखा इसमें कि आपका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए इसमें कि मेरी लाइफ में ये आ जाए, फिजिकल कोई आपका मटेरियलिस्टिक आपको डिजायर फुलफिल करने। पर हम क्या अपनी खुशी तो रख सकते हैं ना कि इससे मुझे खुशी मिले, आनंद मिले, इसलिए मैं ध्यान प्रचार करूं। ध्यान प्रचार जब हम करते हैं तो खुशी ऑटोमेटिक मिलती है, तो वो स्वार्थ नहीं हुआ। लेकिन जब हम ध्यान प्रचार के बहाने हम सोचते हैं कि अच्छा चलो मुझे ये अचीवमेंट हो जाए, मेरा इतने कर्मास कट हो जाए, तो वो माइंड हमको यूज नहीं करना है। हम खुद ध्यान कर रहे हैं, हम दूसरों को ध्यान से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी ये जागरूकता है कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है। हम अपनी हर परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये हर इंसान जानने लगा तो मुझे लगता है ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो एक एक जगह पे पहुंचते पहुंचते हम सब तक पहुंचेंगे जी। हाँ, फुलतुलसी जी, आप हमें ये बताइए कि कोरोना काल का पीरियड सबके साथ आया, क्या आपके जीवन में इसका कोई बेनिफिट या इफेक्ट, दोनों तरीके से, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हम समझ सकते हैं आपसे? बिल्कुल। इसमें देखिए, एज ए मेडिटेटर हर चीज़ हमारे लिए बेस्ट होता है। ये हमारे लिए बोल सकते हैं स्लोगन ही रहता है कि ऑल इज वेल ऑल द टाइम। बिल्कुल हमारा पूरा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस टोटल जीरो हुआ, लेकिन मैं ये सिचुएशन बस बता रही हूँ। इवन हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की डेथ भी हुई, बट उस दौरान मुझे बस ये था कि मुझे ध्यान सिखाना ऑनलाइन, क्योंकि एक बार मुझे कॉल आया पत्री जी से और उन्होंने कहा कि आप क्लासेस कंटिन्यू करिए दिन में 3 से 4। और उस समय मुझे जूम चलाना भी नहीं आता था। मैं फेसबुक पे ही लाइव शुरू कर दी और लोग कहने लगे कि हमें पीस मिल रहा है, आप करवाते रहिए। इधर पे मेरे घर पे खाना भी नहीं है। मेरे हस्बैंड अब बोल रहे हैं कि अब क्या आलू प्याज क्या बेचूं मैं, क्योंकि हमारा ट्रेवल एजेंसी था और अभी वापस रिवाइव हो रहा है, वो पूरा टोटली जीरो। और मुझे वहाँ पे कहीं से सपोर्ट मिल रहा था कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं तो आपका एक लाइफस्टाइल रहता है वो सारा शटडाउन चल रहा है। आपको घर में सारा चीज खुद करना पड़ रहा है और वो माहौल इतना डिप्रेसिव था, टीवी बोलिए सारा चीज। बट ये ध्यान का काम, ध्यान प्रचार उस समय ऑनलाइन जब शुरू हुआ, मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था कि मेरे पास कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और मेरे हस्बैंड उस वाइब्रेशन में वो तरह तरीके से कुकिंग करने लगे, वो भी डाइवर्ट होने लगे कि अरे अभी तो इतना पैसा है कि हम खा सकते हैं। उस समय समझ में आया कि जिंदा रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि किसी भी चीज की जरूरत है। तो ये मेजर लर्निंग और वो खुशी, आपस में बॉन्डिंग बढ़ता चला गया। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये तो काफी लंबा चल रहा है, अच्छी बात है। और बच्ची भी बोलती थी कि ये सिचुएशन से पापा मम्मी मेरे साथ रह रहे हैं। पापा चूंकि ट्रैवलिंग में रहते थे तो उसको भी लगता था। तो ऑल टुगेदर ये सिचुएशन इतना पॉजिटिव रहा हम सबके लिए। आई एम सो सॉरी अगर किसी को इससे कुछ तकलीफ हो। नहीं, ऐसे तो सब कुछ है, कुछ परिवारों के अंदर कुछ लोग गए भी और कुछ जुड़े भी, बट हम एक उसको सकारात्मक रूप से देख रहे हैं जी। तो सकारात्मक, एक दूसरे को समझने का समय मिल गया। परिवार के सदस्यों को भी आपस में समझने का समय मिल गया और घर के अंदर रहने का। नहीं तो सब अपनी अपनी जगह बिजी हैं, एक मशीनरी की तरह लाइफ चल रही है और वैसे ही चलती रहती है जी। तो कोरोना पीरियड में आपको ये अच्छा आपका अनुभव रहा।
एक चीज और पूछना चाहती हूँ, आपकी इतनी बड़ी ध्यान यात्रा में क्या कभी आपको ईगो ने परेशान किया? बिल्कुल। शुरुआती तौर पे ही जब हम आध्यात्मिक यात्रा में एंट्री करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से अलग करने लग जाते हैं। पहले तो हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में आ जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हम कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हम मेडिटेटर नॉन मेडिटेटर जोन में आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे घर वालों से भी हमारे को एक बाउंड्री आ जाती है कि ये लोग तो ध्यान नहीं करते, ये लोग तो ऐसे ही हैं, हम ज़्यादा बड़े ध्यानी हैं। तो मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड के साथ ये ईगो इश्यूज आते थे। अच्छा अच्छा। और मैं हस्बैंड के साथ फिर मैंने एक चीज़ समझ लिया था कि अगर आप दुखी हैं तो आप जिम्मेदार हैं अपने तकलीफ़ों के लिए। तो उस समय करेक्शन हमें खुद करना है। तो जब जब मुझे समझ आता था कि मैं दुखी हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर ईगो है। और उस ईगो को मैं धीरे धीरे मैं मेहनत करती थी उस पर, क्योंकि मैंने अवेयरनेस पे बहुत काम किया यहाँ पे। एक चीज इसमें पूछना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है ये, कि जैसे आपने कहा कि आप ईगो पे काम करते थे, तो क्या हम समझ पाएंगे आपसे कि आप ईगो पे कैसे काम करते थे? जब भी मैं परेशान हुई, मैं पूरा दिन ध्यान साधना में देती थी कि मेरे अंदर ये चीज कहाँ से पनप रहा है, यस, ये क्यों आया है। अच्छा। और मैं उसके तह तक जब तक नहीं पहुंच जाती थी जी कि अगर मुझे अभी तकलीफ हुआ है तो बहुत आसान है सामने वालों को ब्लेम करना, कि इसके कारण मुझे तकलीफ आया है जी। लेकिन अभी क्या, आंखें बंद करके मैं बैठती थी, अपने सांसों के साथ रहती थी, और सबसे पहले मैं बिना जाने ही मैं माफी मांगती थी कि शायद मैंने कुछ गलत तो किया ही होगा। चाहे उसमें घंटों लग जाते थे, जब तक वो बात मुझे नहीं पता चलता था कि रीजन क्या है। तब कई बार डिकोडेड हुआ कि यस, आपने अपने हस्बैंड को पास्ट लाइफ में तंग किया, इसलिए आपके हस्बैंड अभी इस लाइफ टाइम में आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपने क्या गलत किया। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमको समझ में आने लगे कि हमारे चारों तरफ कोई हमें अगर तकलीफ दे रहा है तो वो हमारे अंदर की चीजों को ही बाहर निकाल रहा है, मददगार है हमारा। तो ये मैं बैठ के घंटों अपने सांसों के साथ रहती थी। अच्छा। धीरे धीरे वो पैटर्न को रिलीज करती थी, वहां पहुंचती थी कि ये पैटर्न शुरू कब हुआ मेरी लाइफ में। अच्छा अच्छा। तो कई बार अगर पास्ट लाइफ के पैटर्न है तो वो आपको फुल मून वगैरह में डिकोड होते हैं, इस लाइफ के पैटर्न्स है तो वो आप 24 घंटे में ही ध्यान अभ्यास के बाद आप पता कर सकते हैं। बैठना आपको मेडिटेशन में ही पड़ेगा, तो इसके अलावा आप कोई और आपको रेडीमेड आंसर नहीं दे सकता है। तो जितने बार आप किसी से हर्ट हो रहे हैं, आप चाहे आपके कलीग हो गए, कई बार हमारे स्पिरिचुअल लोगों के साथ हमारे साथ बहुत क्लैशेस होते हैं, हम कंपैरिजन में आ जाते हैं कि वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, या फिर मैं ज्यादा अच्छा कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और तब समझ में आता था कि यस, मैं परेशान हूँ तो मुझे ही करेक्शन करना है, या किसी की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम परेशान हैं। तो मूल मंत्र जो मुझे समझ में आता था कि आप कुछ भी करिए, अगर आप परेशान हैं, ये आपका ईगो, आप ही जिम्मेवार हैं, आपका ईगो भी है, आप ही का ईगो है। ईगो भी है। और आप हर परिस्थिति में खुश हैं। ईगो इज इनवर्सली बोल सकते हैं हैप्पीनेस। ईगो 0 है तो हैप्पीनेस आपका ज्यादा रहेगा, हैप्पीनेस आपका कम हो रहा है मतलब ईगो आपका हाई है। और ईगो को कट करने के लिए दैट इज मेडिटेशन। और टोटली मुझे नहीं लगता 100% हम कभी ईगोलेस होते हैं। थोड़ा जरूरी भी होता है कभी कभी कहीं पर। यस, हम बार बार ईगो में आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर मैं अपने आप को सोचती हूँ, ओह माय गॉड, अभी और साधना करने की जरूरत है, और प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। सेवा से, मेडिटेशन स्प्रेडिंग से हमारा जो है ईगो डाउन होता है। बट कई बार लोग इसको भी गलत ले लेते हैं कि चलो मैं इतना ध्यान सिखा रही हूँ, तो ये भी कई बार आता है। तो इसके लिए सज्जन संगत है, इसीलिए आपको अपने हायर मास्टर्स के पास बैठना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पत्री जी के पास बैठूं, तो कभी भी अगर मेरे अंदर ईगो आता है तो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से काट देते हैं, डांट देते हैं, और मैं चेक करती हूँ कि अभी मुझे कैसा फील हो रहा है। क्योंकि जब हमारे अंदर ईगो आएगा, हम किसी की डांट नहीं सुन सकते हैं। हमें कोई करेक्ट करेगा, हम नहीं सुनेंगे, हम अवेयर नहीं रहते ना, कोशिश करते हैं हट जाए उस परिस्थिति से। तो बच्चे के साथ आप रहिए, बच्चा आपका ईगो अच्छे से चॉप करेगा। ठीक है, मेरी बच्ची जब मुझे ये कहती है, मैं फील करती हूँ कि अभी मुझ में आ रहा है, तो अभी आनापानसति मेडिटेशन से यही सबसे बड़ा बेनिफिट है
कि आप घंटों जो आंखें बंद कर रहे हैं, आप भीतर में चेक कर सकते हैं कि यस, इस इंसान की बातों ने मुझे हर्ट किया है। पत्री जी ने अगर मुझे डांटा, हर्ट नहीं किए मुझे वो बातें, तो इसका मतलब अभी मैं अच्छे स्टेट में हूँ। तो मैं इस प्रकार से कंपैरिजन करती हूँ हर समय। और किसी भी सिचुएशन में अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैं चेक करती हूँ कि इसका मेरे अंदर में क्यों ये बातें आ रही हैं, क्यों आ रही तो है? पकड़ में आ जाती है कि वो मेरा ईगो है जो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ईगो लेस होना मेरा हमेशा एक वो रहता है, और अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना कि आई एम समथिंग। और सेकेंडली, आप अगर ध्यान प्रचार कर रहे हैं, आप अपने सोल इवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। ये मैं बार बार रिमाइंड करती हूँ अपने आप को। आप कितना भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने लिए ही कर रहे हैं। जो लोग आपको मौका दे रहे हैं, वो लोग आपके खुद के सोल इवोल्यूशन के लिए मौका दे रहे हैं। उनको क्या हो रहा है वो छोड़िए, वो छोड़ दीजिए। मुझे वो लोग वो मौका आपकी मदद कर रहे हैं, आपके सोल तो एवोल्यूशन। मैं जब रिवर्स इस फेज में रहती हूँ तो मैं कभी सोचने की स्थिति में नहीं आती हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। जब जब जैसे ही हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो आप पूरे परेशानी में आ जाते हैं। तो अल्टीमेट हम खुश रहने के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, परमानेंट आनंद के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए। तो फुलतुषी जी, जैसे कि आपके बताने से इतना कुछ समझ आ रहा है कि हमें जीवन के अंदर, जो पत्री जी बताते हैं कि कुछ आभूषण है जो हमारे पास हमेशा होने चाहिए, जो बाहर की चीज़ें ना होकर हमारे आभूषण हमारे पास होने चाहिए। उसमें जैसे कि विनम्रता है, करुणा है, किसी के प्रति दया है। वो आपके इतनी बड़ी सेवा के अंदर बहुत कुछ झलक रहा है। तो कोई आपका खास एक्सपीरियंस हो इसके बारे में? मैंने ये भी समझा कि आपकी करुणा जो है वो आपके भीतर से होनी चाहिए। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मैडम आप बहुत हार्श हो, कभी आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो किसी चीज़ों में। तो वो मुझे लगता है कि मैं अपने भीतर से वो चीज़ें मैं ऑपरेट करती हूँ। मतलब आप बाहरी एनवायरनमेंट से आप एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कंपैशन आता है अंदर से, लेकिन बाहर से जैसे हम बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं आपको पढ़ाई करना है। अब कई लोग बोल रहे हैं मैडम इतनी बीमारी है, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे मुझे स्ट्रिक्टली कहना पड़ता है कि आप बिना ध्यान के आप कुछ बात मत करो, मुझसे कोई और बात नहीं करो। क्योंकि कई लोग क्या होता है, कुछ दिन बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बस उनका कुछ कर दो। कर दो, आप उनको ब्लेस कर दो। तो ये PSSM में हमने सीखा कि हम किसी का कुछ करने, उद्धार करने नहीं बैठे हैं। तो वो पोलाइटली बात करके वो इंसान आप पे डिपेंडेंट हो रहा है। हाँ, वो गलत है। आप उसको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। आप सिर्फ उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये समझा है। आपको सही रास्ता दिखाना तो आपको उसको ध्यान में बैठाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई बार हम करुणा के नाते हम लोगों को सच्चाई बोल नहीं पाते हैं, किसी बुरा मत लग जाए। तो हम कई बार उनको उन सब चीज़ों में हम सोच कर भी हम कुछ समय या तो बोल नहीं पाते या तो चुप रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको गलत लेगा, लेकिन आपका इनर इंटेंशन मैटर करता है। अगर आपके नियत में है कि इस इंसान की लाइफ में मेडिटेशन आए, भले उस इंसान को कुछ देर के लिए बुरा लग सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं मैडम थोड़ा सुन लीजिए, बात कर लीजिए। मेरी बात करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब तक वो इंसान ध्यान में नहीं बैठेगा। तो कई लोग कहते हैं कि मैडम तो बहुत खड़ूस है, मैडम ने ऐसे बात कर लिया, वैसे कर लिया। बट दिल से मुझे पता है कि मैं उस इंसान का चाह रही हूँ कि वो ध्यान में ही बैठे। तो हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आप दूसरों को ध्यान से ही जोड़ रहे हैं। सामने वाला कुछ देर के लिए अगर आपको गलत ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम करुणा अपने अंदर से जारी रखें, और हम जो सही मार्ग सही बता, हमें सही बोलना ही है। तो करुणा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने ट्रुथ शेयरिंग। ताकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि आज अगर किसी ने कहा कि मैडम मैं एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, मंत्र चैंटिंग भी कर लेता हूँ और थोड़ी देर ध्यान भी कर लेता हूँ, अब मैं वहां पे स्ट्रिक्टली कहती हूँ कि आप सिर्फ ध्यान ही करेंगे। उस समय सामने वाले को बुरा लगता है वो बात कि अरे मैडम ने ये भी मना कर दिया, वो भी मना कर दिया। तो हमें उस मेंटेनेंस थेरेपी में नहीं जाना है कि ये बंदे को बुरा लगेगा करके। हमें पता है अगर वो बीमार है, वो जितना ज्यादा ध्यान में ही टाइम देगा, उस ध्यान से ही वो ठीक होने वाला है। चूंकि उसको बुरा लगेगा करके हम उसको गलत चीज में सपोर्ट करें और फिर वो बार बार हम पे डिपेंडेंट रहे,
हाँ, क्योंकि जो इंसान ध्यान कर लेगा वो हम पे तो डिपेंडेंट रहेगा ही डिपेंडेंट नहीं। रहेगा नहीं। और हमें डिपेंडेंसी नहीं, हमें फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। हर इंसान खुशी से हमसे मिले। हमें दुखी लोग हमारे साथ नहीं चाहिए जो हमें अपना सब कुछ मान ले, हाँ। हमारे कोई सोचे कि प्लीज आप हमारा सब कर दे। ये पीएसएसएम का यही सबसे बड़ा हमारा हाँ। मूल मंत्र है कि वो- सांसों को गुरु बना लीजिए, और वो इंडिपेंडेंट हो जाइए। और वो इंसान भी मास्टर बने। हाँ, लेकिन वो जब तक भटक रहा है, वो आनापानसती ध्यान नहीं कर रहा है, तो वो हम पे भी डिपेंडेंट रहेगा। हाँ, आज हम पे या फिर कल किसी और पे रहेगा। तो यहाँ पे कई बार हमें अपनी करुणा को भीतर से रखते हुए बाहर के सच्चाई जो को बाहर दिखाई देने के लिए उस हिसाब से उस हिसाब से हमको देना है बात कर चीज़ों को। लेना चाहिए। फुलटूसी जी, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, जीवन को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी यात्रा को कैसे हम तेज कर सकते हैं, इतना सब कुछ हमने आपसे जाना। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? यस, मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि आप आनापानसती ध्यान को स्वयं सीखें। सही मेडिटेशन आनापानसती मेडिटेशन ही है। इसको खुद प्रैक्टिस करते हुए दूसरों तक पहुंचाएं, जिस भी तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। और एक महिला के लिए वो जो चाहे वो कर सकती है। ये मैंने अपने जीवन में अपनाया है, करा है, और मुझे लगता है हर वो महिला ये सब कुछ कर सकती है। और इस पूरे धरती को हर समय एक ध्यानी महिला की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं और पूरे परिवार में, पूरे आपकी सोसाइटी में, पूरे समाज में आप इस ध्यान को, ध्यान प्रचार में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फुलटूसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दर्शकों, हमने आत्मा की यात्रा में बहुत कुछ सीखा, समझा, कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने कर्म सिद्धांतों को कैसे समझकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आत्मा को और आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। हम अपनी अगली आत्मा की यात्रा में एक और नए पिरामिड मास्टर के साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं।